कंटिन्यू आवर टॉपिक, है ना। ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स, अब क्वेश्चन ये है कि कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं। कमर्शियल क्रॉप्स वो होती हैं जो किसान जिसे अपने घर में नहीं यूज़ करता, बाज़ार में बेच के पैसा कमाता है। जैसे आपकी टी और कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी जो है वो एक कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है ना। घर में तो कुछ यूज़ नहीं होता, बाहर बेच के उसको पैसा कमाया जाता है। चलिए, विद स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड्स इन साउथ इंडिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू कलेक्ट मैक्सिमम टैक्सेस टू मीट देयर मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव। स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड्स मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ इंडिया में, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में अपना अच्छे से कब्जा जमा लिया था। समझ लो वहाँ की गवर्नमेंट वही थी, उसका राज था, बाकी सब लोग उनके गुलाम थे। अब वो कंपनी जो थी ज़्यादा से ज़्यादा अपना टैक्सेस बढ़ाना चाहती थी, टैक्सेस से पैसा बढ़ाना चाहती थी, ताकि जो उसके मिलिट्री खर्चे होते हैं और दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं उसको वो पूरा कर सके। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, और उसे मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो। इसलिए कंपनी ने ऐसे मेथड्स यूज़ करना शुरू कर दिया कि भाई वो सामान खरीदे जिसकी यूरोप में ग्रेट डिमांड हो। तो द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल वर परचेज्ड एट अ वेरी लोअर रेट। अब इंडिया से वही मटेरियल जो बहुत यूरोप में जिसकी बहुत डिमांड थी, वो सस्ते रेट पे खरीदते थे और सेंड टू इंग्लैंड में भेज देते थे। फिनिश गुड्स वहाँ से बना के लाते थे और उसे हायर प्राइस में इंडिया में बेचते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। और देखो वो कौन कौन सी चीज़ थी, और इसी के लिए वो फार्मर्स को प्रेशराइज करते थे। इंडिगो, कॉटन, रॉ सिल्क, ओपियम, पेपर, टी, शुगर केन, ये सब अब उगाने के लिए। अच्छा, इंडिगो और ओपियम था जो चाइना से वो स्मगल करते थे। वांटेड टू स्मगल एंड सेल ओपियम इन चाइना सो दैट दे कैन अर्न ह्यूज प्रॉफिट, ताकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, तो वो चाइना के साथ ओपियम की स्मगलिंग भी करते थे। इंडिगो, नेम्ड नील इन हिंदी, वॉज इन ग्रेट डिमांड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इंडिगो की भी बहुत डिमांड थी, तो ये भी उन्हें ज़्यादा चाहिए होती थी। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू कल्टीवेट इंडिगो प्लांट्स टू एक्सट्रैक्ट ब्लू डाई। अब इन्होंने जो इंडिया के जो लोग थे उनको फोर्स किया कि भाई तुम इंडिगो उगाओ ताकि उनसे वो कलर मिले, ब्लू डाई। दिस लेड मिजरेबल लाइफ ड्यू टू वेरी लो प्राइसेस ऑफ इंडिगो। लेकिन वो जो खरीदते थे उसको बहुत कम कीमत पे खरीदते थे, ठीक है। द राइजिंग डिमांड ऑफ शुगर इन वेस्ट अट्रैक्टेड मैनी यूरोपियन टू सेटअप शुगर प्लांटेशन इन इंडिया। अब वेस्ट में यानी वेस्टर्न कंट्रीज में शुगर की डिमांड भी बढ़ने लगी, तो अब यूरोपियन ने कहा इंडिया को कि भैया तुम शुगर भी उगाओ। शुगर किससे होगी? गुड़, जैजरी मतलब गन्ना। फार्मर हु प्रोड्यूस गुड़ फॉर लोकल रिक्वायरमेंट वर नाउ फोर्स टू प्रोड्यूस थिंकंड शुगर केन जूस फॉर शुगर फैक्ट्रीज एंड सेल देयर प्रोड्यूस एट अ लो प्राइस। अब यानी वो किसान जो पहले अपने गन्ने के जूस का गुड़ बनाते थे, अब उनको अपना जूस बेचना पड़ता था शुगर फैक्ट्रीज को, और वो भी फिर बहुत सस्ती कीमतों पे बिकता था। अब ब्रिटिश इंडस्ट्री फ्लरिश्ड एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और इंडियन इंडस्ट्रीज तो खत्म होती जा रही थी और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ती जा रही थी। क्यों? सस्ता माल इंडिया से ले लिया, जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता पड़ा, और फिर जो इंडस्ट्री का माल है उसे हायर कॉस्ट पे बेचेंगे, इंडिया में भी वो हायर कॉस्ट पे बेचते थे। कंडीशन ऑफ फार्मर्स। ओके, अब देखो फार्मर की कंडीशन कैसे हो गई। एक तो चाहे फ्लड आए, ड्रॉट आए, कुछ भी आए, उनको टैक्सेस तो पे करने ही करने हैं, ठीक है। अगर वो रीपेमेंट ऑफ लोन्स करते हैं, ऊपर से किसान कर्जा भी लेते थे, कर्जा ले रहे हैं तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता था, तो उनको उसके लोन की भी देनी है भाई। अब इंडियन फार्मर्स जो थे लीडिंग अ लाइफ ऑफ मिजरी, पॉवर्टी एंड फ्रस्ट्रेशन, दुख की, गरीबी की एक फ्रस्ट्रेटेड जिंदगी वो जी रहे थे, ठीक है। जो मैनी पीजेंट हु फेल्ड टू पे द लैंड रेवेन्यू लॉस्ट देयर लैंड एंड बिकम लैंडलेस लेबर। अब जिनकी अपनी जमीनें भी थीं, अब वो ये काम जब लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मीन हथिया ली जाती थी और वो लैंडलेस लेबर बन जाते थे, और उनको बहुत कम वेजेस पे दूसरी जगह पे काम करवाया जाता था, क्योंकि उनकी अपनी ज़मीन तो छिन गई। तो वो
अब इतनी बुरी कंडीशन हो गई किसानों की कि किसानों ने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया. Whenever autocracies, repression and exploitation reach beyond a certain limit, there is a mass outburst in the form of revolt or rebellion. कहता है जब भी ये अमीर लोग गरीबों को दबाते हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, ठीक है ना, जब उनके लिए लोगों के लिए सहना मुश्किल हो जाता है, तो तब सारे लोग इकट्ठे होके इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उसी को हम कहते हैं रिवोल्ट या रिबेलियन. लॉन्ग लिस्ट ऑफ इनजस्टिस मेटेड आउट टू फार्मर्स एट वेरियस टाइम्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. कहते बहुत सारे ऐसे मतलब इनजस्टिस है, अन्याय है जो ब्रिटिश ने फार्मर्स के साथ किए थे. कौन कौन से हैं कुछ बता रखा है. लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, जो आप पढ़ चुके हो तीनों सिस्टम्स. इकोनॉमिक एक्सप्लाइटेशन स्पेशली ऑफ रूरल एरियाज, उनके काम धंधे खत्म कर देना, उनको फोर्स करना कि भाई तुम यही उगाओगे, दूसरा नहीं उगाओगे तुम. लोन, लॉन्ग स्टैंडिंग लोन्स एंड इंडेप्टनेस, मतलब अभी जो आपने ऊपर पढ़ा कि उन्होंने लोन लिए हुए थे और वो कर्जे में डूबते जा रहे थे. इविक्शन ऑफ प्रीजेंट्स फ्रॉम द मिजरी ऑफ लैंडलेस लेबर्स, और जो इन पीजेंट्स थे, लोग थे, उनकी जो है जो लैंडलेस लेबर बनते जा रहे थे वो, है ना, वो भी कि उनकी अपनी ज़मीनें छिनती जा रही थी और वो लैंडलेस लेबर बनते जा रहे थे. These causes resulted in revolts, outbreak and rebellion even before the First World War of Independence in 1857. 1857 से पहले भी रिवोल्ट्स हुए हैं, इन किसानों ने विद्रोह किया है. It was only 1930 that the organization of किसान सभा started supporting the cause of peasants. कहता है 1930 में जाके थोड़ा सा इशू सॉल्व हुआ जब किसान सभा बनी और उन्होंने इन किसानों का थोड़ा सा सहयोग करना शुरू किया.